एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो इंटरनेशनल ब्रेक जब चालू हुआ था उस टाइम पे मैं भी थोड़ा ब्रेक में चला गया था, लेकिन जब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुआ तो मैं बाकी लोगों की तरह भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि चलो वापस से क्लब फुटबॉल शुरू हो गया। लेकिन लास्ट वीकेंड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच रहा उसके बाद कह सकते हैं कि पूरा जो एक्साइटमेंट था उसके ऊपर पानी फिर गया। तो ये वाला जो हार था वो सिर्फ एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस नहीं था, हम लोग का जो होम में जो अनबीटेन स्ट्रीक चल रहा था इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो भी खत्म हो गया। लास्ट सीजन में एरिक टेन हाग के अंडर ही हम लोग लास्ट होम मैच हारे थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वो भी आपका ब्राइटन के अगेंस्ट में ही, और इस वाले गेम वीक में ही ब्राइटन के साथ हम लोग फिर से हार गए। तो इसी हार के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं प्लेयर्स को लेके, क्लब को लेके, मैनेजर को लेके, जो मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। लेकिन आप क्रिटिसाइज करो, क्वेश्चन करो, लेकिन हद में रह के, लिमिट में रह के, क्योंकि अभी भी उतना रिएक्शनरी होने का टाइम नहीं आया। नए सीजन में जाते हुए सिर्फ हम लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग में 5 ही मैच खेले हैं। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं, बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं, वो मेरे ख्याल से जायज है, लेकिन इसी वीडियो में एक एक करके सारे पॉइंट्स में बात करेंगे कि अब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में कौन सा चीज हम लोग के अगेंस्ट में गया है, कौन से चीज में हम लोग को और भी बेहतर करना होगा, और आगे जाते हुए स्पेशली जबकि चैंपियंस लीग फुटबॉल चालू हो रहा है और पहला मैच हम लोग का बायर्न म्यूनिख के साथ है, वो भी एवे मैच, तो उस पे हम लोग का क्या चांसेस है, ये सारी चीजों में बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं एरिक टेन हाग का जितना भी सारा इश्यूज था इस मैच में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो टैक्टिकल मिस्टेक्स उन्होंने किया उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग 11 की बात कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा था कि शायद हम लोग पेलिस्ट्री के साथ शुरू करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी एरिक टेन हाग एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो मिडफील्ड में हम लोग का एक डायमंड फॉर्मेशन था, जिसके ऊपर था आपका ब्रूनो, राइट हैंड साइड में था आपका मैक्टोमने, लेफ्ट हैंड साइड में था आपका एरिक्सन, और बीच में था कैसेमीरो। तो ये जो नया सिस्टम के साथ हम लोग मैच शुरू किए थे, तो पहले 20 मिनट तक हम लोग उस चीज में, मतलब वो प्लान हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे ठीक ठाक से, हम लोग प्रेस भी ठीक तरह से कर रहे थे। लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जब 20 मिनट पे हम लोग एक गोल कंसीड कर लिए, उसके बाद से हम लोग थोड़ा लड़खड़ा गए और उसके बाद हम लोग मैच पे वापसी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे एरिक टेन हाग को आप क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर क्या क्या मिस्टेक्स हुआ है मैच पे, उस चीज पे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब मैच शुरू हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि पहले 20 मिनट तक हम लोग ठीक ठाक से प्रेसिंग कर रहे थे, और उसी के साथ साथ हम लोग मैच में थोड़ा बहुत कोशिश भी कर रहे थे, थोड़ा कंट्रोल भी कर रहे थे। लेकिन 20 मिनट में क्या हुआ कि डिजर्वी ने हम लोगों का जो टैक्टिक्स था उसको प्रॉपरली रीड कर लिया, और उसके बाद एक काउंटर टैक्टिक्स अप्लाई करना चालू कर दिया। हम लोगों का जो फॉरवर्ड लाइन था वो प्रेस करते करते जो स्पेस है उसको नैरो डाउन कर रहा था, हर मोमेंट पे ब्राइटन के डिफेंस के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, और बहुत सारे पासेस भी क्रिएट कर रहा था। लेकिन डिजर्वी ने क्या किया, जब हम लोग आप फ्रंट प्रेस कर रहे थे तो डिजर्वी ने अपना जो 2 सेंटर बैक है उसको थोड़ा वाइड ले लिया। मतलब उससे क्या हुआ कि गोलकीपर का पासिंग रेंज थोड़ा बढ़ गया, और जब हम लोग बीच में से प्रेसिंग कर रहे थे तो आसानी से वो बॉल दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करके एकदम से हम लोग के विंग के ऊपर से अटैक कर रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें तो इस मैच में हम लोग का ना ही जेडन सैंचो था, ना ही एंटोनी था। तो देखिए, जेडन सैंचो का तो इशू जो है वो तो अलग बात है, जेडन सैंचो फिर भी बहुत सारे मैचेस में शुरू नहीं किया हम लोग के लिए, तो उसका खामियां हम लोगों को पिच में नहीं दिख रहा था। हाँ, लेकिन एंटोनी का जो ना होना वो पिच पे दिख रहा था, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम लोगों का बहुत सारा, राइट हैंड साइड से वो लोग एक के बाद एक लगातार अटैक किए जा रहे थे। सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड से ही हो रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोग रिगुइलॉन को खिला रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा कि एज ए डेब्यूटेंट आप पहले मैच में उतना भी खराब नहीं खेले, और रेगुलन आपका जैसा कि एक्सपेक्टेड था, रेगुलन ऊपर में जाके बेहतर खेलता है, नीचे उसका डिफेंस में थोड़ा इश्यूज है। डेजर्वी ने जब ये चेंजेस किया टैक्टिक्स में, थोड़ा बहुत ट्विक किया फ्रॉम द बैक,
और वो लोग उसी तरह से हम लोग के ऊपर एक के बाद एक बार बार अटैक कर रहे थे, तो उस टाइम पे एरिक टेन हैग को अपना टैक्टिक्स चेंज करना था। उस टाइम पे एरिक टेन हैग को एक रिस्पॉन्स देना था, जो हर बार हम लोग देखते आए हैं। इससे भी पहले यही तो पहला मैच नहीं था ना जिससे हम लोग हाफ टाइम में जाते हुए ट्रेल कर रहे थे या फिर सेकेंड हाफ में 2-0 डाउन थे। ऐसा सिचुएशन पिछले सीजन में भी कुछ कुछ मैचेस में हुआ, इस सीजन में भी हुआ आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे डेजर्वी अच्छा कोच है और डेजर्वी ने एरिक टेन हैग का जो टैक्टिक्स है उसको थ्रू आउट रीड कर लिया और उसके साथ साथ अपना टैक्टिक्स में इंप्रोवाइज किया। तो इसी के अगेंस्ट में काउंटर में एरिक टेन हैग को भी थोड़ा इंप्रोवाइज करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और उसके साथ साथ हम लोग को और एक चीज समझना होगा, लास्ट सीजन से लेके इस सीजन तक जो जितने भी सारे मैचेस में हम लोग अच्छे खेले हैं, वो सारे मैचेस में हम लोग का फर्स्ट 11 जो है वो फिक्स था। मतलब हम लोग का फर्स्ट 11 से जब भी हम लोग एक या दो प्लेयर निकाल देते हैं, या फिर वो आपका ड्यू टू सस्पेंशन हो या फिर ड्यू टू इंजुरी हो, तो हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत नीचे हो जाता था। इसीलिए एरिक टेन हैग बहुत सारे प्लेयर्स को रिक्रूट किए ये वाले ट्रांसफर विंडो में, लेकिन बैड लक कि उनमें से भी बहुत सारे प्लेयर्स अभी आते ही इंजर्ड हो गए या फिर इंजुरी लेके ही ट्रांसफर में आए और उसके बाद वो लोगों को हम लोग स्क्वाड में इंक्लूड नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है हम लोगों के लिए कि हम लोग का जो इंजुरी लिस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम लोगों को समझना होगा। मेरे ख्याल से देखिए, लास्ट सीजन का अभी जो जितना भी परफॉर्मेंस हुआ उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ मैच में दिख रहा है कि फिटनेस का इशू है। और जैसे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच में हम लोग अच्छा खेले, अच्छा कमबैक करे, लेकिन उसके बाद आर्सेनल वाला मैच में भी हम लोग अच्छा खेले, उतना घटिया नहीं खेले जितना हम लोग ब्राइटन के अगेंस्ट में खेले। ब्राइटन के अगेंस्ट में हम लोग सेकंड हाफ में जो परफॉर्मेंस डाले हैं वो आप कह सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस आपका स्पर्स वाला मैच में जो परफॉर्मेंस हम लोग डाले थे उसके साथ बहुत मिलता जुलता है। तो यही चीज है कि दिख रहा है पिच में कि हम लोग का जो प्लेयर है उन लोग का शोल्डर डाउन हो जा रहा है या फिर उन लोग का फिटनेस का इशू है, वो लोग दौड़ नहीं पा रहे उतना, वो लोग आउटरन हो रहा है और वो लोग आउटप्लेड हो रहे हैं, वो लोग मिडफील्ड में भी बुलीड हो रहे हैं, जो हम लोग देखे थे उसके साथ भी होम मैच में। तो यही चीज मुझे लगता है कि हम लोग प्री सीजन में जो 9 मैचेस खेले वो मेरे ख्याल से अभी समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा था। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि प्री सीजन में हम लोग बहुत सी जगह पे ट्रैवल किए, एक के बाद एक मैच में हम लोग को बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ा, तो उसका भी आप कह सकते हो कि एक इफेक्ट पड़ गया टीम के ऊपर। क्योंकि एरिक टेन हैग जब पिच पे ट्रेनिंग पिच पे जाता है तो एरिक टेन हैग ऑलवेज डिमांड हाई इंटेंसिटी फ्रॉम हिज टीम। एरिक टेन हैग का जो फिलोसॉफी है, जो प्लेइंग स्टाइल है, अगर आप आयक्स में भी देखोगे, अगर वो टीम का भी आप परफॉर्मेंस देखें तो वो टीम में भी प्लेयर लोग हाई इंटेंस प्रेसिंग करते थे और पोजीशन फुटबॉल खेलते थे। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग काउंटर अटैकिंग फुटबॉल भी खेलते थे। अगर हम लोग के पास फर्स्ट 11 पूरा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग पहले पोजीशन फुटबॉल तो नहीं खेल सकते। तो उसके ऊपर अगर आप काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हो स्पेशली ईपीएल में, तो अगर आपका फिटनेस का इशू रहता है तो ये आपके लिए एक बड़ा कंसर्न हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप हम लोग का इंजुरी लिस्ट देखें, जो जिसमें रिसेंटली एरन वन-बिसाका भी ऐड हो गया है, उसका भी हैमस्ट्रिंग इंजुरी हो गया है और अभी वो टीम से बाहर है। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इंजुरी वाला जो चीज है वो एक कंसर्न है। मुझे तो लग रहा है कि पिछले सीजन का भी थोड़ा बहुत हैंगओवर रह गया था और उसके बाद जब एरिक टेन हैग के अंडर ये लोग इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं या फिर वो सारा ड्रिल्स करते हैं ट्रेनिंग पिच पे, तो मेरे ख्याल से वो भी अपना पार्ट प्ले किया है थोड़ा बहुत ये सारे इंजुरीज में। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कि हम लोग का बहुत सारे प्लेयर्स एक के बाद इंजर्ड हो जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है एरिक टेन हैग भी पिच में अभी कोई रिस्क नहीं ले रहा है। जैसे कि पिछले मैच में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे क्यों हॉलैंड को सेकंड हाफ में पहले विड्रॉ कर लिया, उसके बाद मार्शियल को इंक्लूड किया। मार्शियल जाने के बाद भी ऐसा कुछ तो उखाड़ा नहीं, वो बात सही है, लेकिन मेरे ख्याल से हॉलैंड का भी एक इंजुरी था, तो उसके लिए एरिक टेन हैग शायद रिस्क नहीं ले रहे हैं और शायद वो उसका 90 मिनट्स का मैच फिटनेस अभी तक नहीं आया। तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत अनफॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए। अगर आपका इतना सारा प्लेयर्स इंजर हो जाता है तो फिर आपके बेंच में भी ऑप्शंस कम पड़ जाते हैं। तो स्पेशली ये सारे हाई इंटेंस गेम में आप अगर कोई टैक्टिकली मतलब चेंजेस करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि बेंच से कोई प्लेयर आए और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस डाले,
तो वहां पर भी आपका जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो देखिए हम लोग जितने भी बुरी तरीके से हारे हैं या फिर एबिस्मल परफॉर्मेंस दिए हैं एक के बाद एक, तो उस पर आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग ये जो इंजरी वाला जो इशू चल रहा है, इतना सारा प्लेयर्स जो अनअवेलेबल है, इसके लिए ही हम लोग हारे हैं, ये बात नहीं है। बहुत सारे रीजंस था जिसके लिए हम लोग हारे हैं या फिर ऐसे घटिया फुटबॉल खेले। लेकिन मेरा कहना है कि उसमें एक कारण ये भी है कि आपके पास आपका प्रेफरेबल जितने भी सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप मैच स्टार्ट करना चाहोगे, जैसे कि लुक शॉ, जैसे कि राफा वारान, ये सारे प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ आपके पास एंटोनी भी अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद आप जो ट्रांसफर विंडो में प्लेयर खरीदे जैसे कि मेसन माउंट, सोफियान अमराबाद, ये सारे आते ही इंजर्ड हो गए। ये सारा जो चीज है ये ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर अस। और उसी के साथ साथ एरिक टेन हाग का कुछ टैक्टिकल डिसीजंस कुछ मैचेस में देखने को मिला कि हाँ ये चीज नहीं काम कर रहा है, तो वो चीज चेंज करना होगा। ये सारे मैचेस में जितने भी सारे टैक्टिकल मिस्टेक्स हुए हैं फ्रॉम एरिक टेन हाग, वो सारा चीज को एरिक टेन हाग को एक्सेप्ट करना होगा। और उसके बाद जितने भी सारे इश्यूज दिख रहा है उसको एक एक करके एड्रेस करके हर एक चीज में एक एक करके सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका एरिक टेन हाग वाला जो प्रोस्पेक्ट था, और उसके साथ साथ जो इंजरी वाला कंसर्न है वो। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है हम लोग का प्रेसिंग। हम लोग का जो प्रेसिंग है वो पहले, जैसे कि मैंने कहा था, पहले 20 मिनट तक हम लोग बहुत बढ़िया खेले थे, लेकिन उसके बाद जब डेजर्वी ने अपना ही टैक्टिक्स चेंज कर दिया तो उस टाइम से लेके हम लोग का जो प्रेसिंग है वो बहुत ही खराब हो गया। क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली प्रेस कर रहे थे, कभी कभार राशफोर्ड प्रेस कर रहा था, कभी कभार हॉयलैंड प्रेस कर रहा था, पूरा जो टीम एक साथ एक सिमेट्रिकल वे पे प्रेस कर रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था मैच में। तो ये वाला जो इशू है ये एट टाइम्स हम लोग के टीम में दिख रहा था। ओले के अंडर पे भी देखे थे ये चीज, आप रागनिक के अंडर पे भी देखे थे, और ये चीज कभी कभार हम लोग को एरिक टेन हाग के अंदर भी दिखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल में और जैसा एरिक टेन हाग का फिलोसॉफी है, एरिक टेन हाग जैसे फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो उस चीज को अगर आप कंसीडर करो तो प्रेसिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम, तो वो चीज पे आपको बेहतर करना ही होगा। अदरवाइज आप बॉल विन नहीं कर पाओगे, या फिर आप पोजीशन बेस्ड जो फुटबॉल है वो भी आप अच्छे तरह से खेल नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी आप बॉल लूज करेंगे उस टाइम पे ओपोनेंट जब आपके ऊपर काउंटर अटैक करेगा या फिर आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे आपको एक प्रॉपर प्रेस करना पड़ता है, या फिर काउंटर प्रेस भी कभी कभार करना पड़ता है, to gain that position back and to maintain the control in the game। तो ये चीज आगे जाते हुए ऑब्वियसली बेहतर होगा अगर हम लोग के टीम में जितने भी सारे प्लेयर्स अभी बाहर है वो एक एक करके वापस आए टीम में, तो वो चीज डाउन द लाइन बढ़िया होगा। लेकिन जब तक हम लोगों के पास सोफियान अमराबाद नहीं है, या फिर लुक शॉ नहीं है, या फिर राफेल वारान नहीं है, तो उस टाइम पे, या फिर एंटोनी नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोगों को कोई और दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और ट्रेनिंग पिच पे हम लोगों को और भी ज्यादा मेहनत करना होगा टू टू इम्प्लीमेंट दैट गेम इन द मैच ऑन द मैच डे। और इसके बाद अगर कोई पॉइंट में मैं बात करना चाहता हूं तो वो है आपका मार्कस राशफोर्ड। मार्कस राशफोर्ड, जी हाँ, देखिए मार्कस राशफोर्ड लास्ट सीजन में बहुत अच्छा खेला और इस सीजन में भी वो कुछ मैचेस में अच्छा खेला, लेकिन उसका भी कुछ लिमिटेशंस अभी दिख रहा है। जैसे कि मार्कस राशफोर्ड को जब भी बॉल मिलता है तो वो प्लेयर को टेक ऑन करता है, वो अच्छा बात है लेकिन उसके बाद वो अकेला ही फिनिश करने की हर बार कोशिश करता है, तो वो ये चीज नहीं दिखता। अभी हम लोग के पास एक नया स्ट्राइकर है जो कि कभी कभार अवेलेबल रहता है टू स्कोर, और अगर आप उस टाइम पे उसको एक बॉल पास करते हो या फिर एक प्रॉपर माइनस करते हो या फिर क्रॉस देते हो तो वो भी स्कोर कर सकता है। तो मार्कस राशफोर्ड को ये चीज अभी समझना होगा कि अभी हम लोग के पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर भी है, तो आपको हमेशा अकेला ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है कि अकेला ही टेक ऑन करेंगे, उसके बाद चांस क्रिएट करने के बाद अकेला ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे हर बार। आपके बगल में और भी प्लेयर्स हैं, अगर वो बेटर पोजीशन में हैं टू स्कोर तो आपको वो पास खेलना होगा। जैसे आप
फर्स्ट हाफ में या फिर सेकेंड हाफ में कुछ कुछ टाइम पे ये चीज दिखा भी कि अच्छा चांस मिला था मार्कस राशफोर्ड को, एक बार कट इन करके हॉलैंड को एक सीधा थ्रू बॉल खेल सकता था और उससे हॉलैंड शायद स्कोर कर देता, लेकिन फिर भी जितना भी सारे चांसेस आए उसमें एक ही बार मार्कस राशफोर्ड ने हॉलैंड को खेला था जिसे हॉलैंड ने स्कोर किया, लेकिन वो गोल डिसअलाउड हो गया। तो उसमें भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, क्योंकि एक एंगल से अगर आप देखो तो वो दिखता है कि बॉल बाहर है, अगर दूसरे एंगल से देखो तो दिखता है कि बॉल अंदर है। तो वो कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं जाना, ऐसा तो हम लोगों के साथ हमेशा ही हो रहा है, आर्सेनल वाला मैच में भी हुआ था गार्नाचो वाला गोल को लेके। तो ये सारे चीज आपका पार्ट ऑफ द गेम है, ज्यादा से ज्यादा टाइम ये सारी चीज हम लोग के अगेंस्ट में ही जाते हैं, लेकिन उस चीज को लेके कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं, जो चीज हो गया वो हो गया। तो आगे जाते हुए सीजन में मार्कस राशफोर्ड को थोड़ा मैच्योरली ये सारा चीज हैंडल करना होगा और एरिक टेन हैग को भी उसको वापस से कोचिंग कराने के वक्त ये सारा चीज उसको रिमाइंड करवाना होगा, वीडियो में उसको ये सारा चीज दिखाना होगा। और अगर आप देखें फर्स्ट हाफ में मार्कस राशफोर्ड ने इंडिविजुअली 2-3 चांस क्रिएट भी किए थे, जिसमें उनको 1 या 2 चांस फिनिश कर देना भी चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। और उसके साथ साथ जब उसको चांस मिला हॉलैंड को पास खेलने का, वो उसने खेला नहीं। तो ये सारा चीज में थोड़ा बहुत वर्क करना होगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही वर्क करना होगा, क्योंकि हम लोग का जो एक बड़ा इशू अप फ्रंट रहा है लास्ट सीजन में भी और इस सीजन में भी, वो है कि हम लोग कुछ कुछ मैचेस में अगर बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट कर भी रहे हैं इन अ फेज वाइज मैनर या फिर ओवरऑल द मैच, हम लोग का XG अगर बहुत ज्यादा भी है, फिर भी फॉर लैक ऑफ क्लिनिकलनेस हम लोग चीजें फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उस चांस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अभी मॉडर्न फुटबॉल में स्पेशली इन इंग्लिश प्रीमियर लीग अगर आप अपना चांसेस फिनिश नहीं करते हो, उस पे आप कैपिटलाइज नहीं करते हो, तो जब ओपोनेंट को मौका मिलेगा वो आपको पनिश कर सकता है। और वही हो रहा है हम लोग के साथ, जब भी ओपोनेंट को मौका मिल रहा है वो हम लोग को पनिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग अप फ्रंट फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, मैच में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप तीनों ही गोल देखें जो हम लोगों ने कंसीड किया, तीनों ही आपका विंग प्ले से कंसीड किया, तीनों ही आपका एक बॉल माइनस किया था बॉक्स के अंदर उसको डिफेंड करने के लिए। लास्ट वाला गोल में मार्टिनेज ने नहीं कर पाया और पहले 2 वाला गोल में आप एक विक्टर लिंडलॉफ और उसके बाद वाला गोल में भी आप अगर देखो तो मार्टिनेज और विक्टर लिंडलॉफ दोनों ही कवर अप नहीं कर पाए थे। इसमें मैं एक चीज कह सकता हूं कि डिफेंस को आप जितना भी ज्यादा दोष देंगे उससे भी ज्यादा मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी है आपका, जो लोग मिडफील्ड में खेल रहे थे, क्योंकि मिडफील्डर लोग ओपोनेंट का कोई भी रन पिक नहीं कर पा रहे थे, कोई भी पासेस को वो लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए ओपोनेंट भी हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा था और हम लोग मैच में इंडिविजुअल मिस्टेक्स के वजह से एक के बाद एक गोल कंसीड कर गए। तो मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग के ऊपर अभी थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा है और उसके साथ साथ लोग भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो देखो, राइवल फैंस तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, राइवल फैंस ट्रोलिंग भी करेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे, तो उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी करते हैं ये चीज राइवल फैंस के साथ। तो मेरे ख्याल से जो जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं उन लोगों से मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, ये एक लो पॉइंट हिट हुआ है अभी, तो इस पे हम लोगों को एरिक टेन हैग को हाँ क्वेश्चन तो करना चाहिए, लेकिन एरिक टेन हैग को सपोर्ट भी करना होगा, क्योंकि एरिक टेन हैग आने के बाद हम लोग के क्लब में कुछ कुछ चीजें चेंज हुआ है, हम लोग थोड़ा बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लास्ट सीजन में जा रहे थे। अभी उस पे आप कह सकते हो एक छोटा सा सेटबैक आया है, तो सेटबैक कभी भी आ सकता है। आप कह सकते हो कि अगर सेटबैक आता है और आप अगर प्रॉपरली उस चीज को हैंडल करके हार्ड वर्क करके आप उस चीज को ओवरकम करते हो तो फिर कोई ये सेटबैक को याद नहीं रखता। एट द एंड अगर आप अच्छा करते हो तो लोग उसी चीज को ही याद रखते हैं। तो अभी टॉप 4 को लेके तो कोई बातें नहीं करना है, अभी बहुत सारा हार्ड वर्क करना है और बहुत सारी चीजें पिच में सही करना है। और उसी के साथ साथ सुनने में आ रहा है कि राफेल वारान भी अभी बहुत जल्दी टीम में वापसी करेंगे और हो सकता है कि मेसन माउंट भी आ जाए। तो राफेल वारान, मेसन माउंट का तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन राफेल वारान अगर आता है तो ये हम लोग के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज होगा, एक पॉजिटिव वाइब आएगा। चलो कि सेंटर बैक पे हम लोग को वापस से राफेल वारान और लिसांड्रो मार्टिनेज देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही मच नीडेड है। और उसी के साथ साथ ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि एरिक टेन हैग लास्ट सीजन में बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स फेस किए हैं एट टाइम्स, उसके बाद भी एरिक टेन हैग एट द एंड ऑफ द डे एक पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल पाए। हम लोग का एक लॉन्ग अनबीटन रन चल रहा था होम ग्राउंड में, जो इतने दिन बाद ब्रेक हुआ और ये
ये सीजन में जाते हुए भी बहुत सारा इश्यूज एरिक टेन हैग को फेस करना पड़ रहा है, एक के बाद एक। वो आप एंटनी को लेके कहो या फिर सैंचो को लेके कहो या फिर इतना ज्यादा जो प्लेयर्स इंजरी के वजह से बाहर चले गए हैं उसको लेके कहो। तो ये सारा चीज जब आपके अगेंस्ट में हो जाता है तो आपका काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सीजन अभी शुरू ही हुआ है, अभी ये सीजन खत्म होने में भी बहुत टाइम बाकी है। तो पहले ही इतना रिएक्शनरी हो के एरिक टेन हैग के ऊपर चढ़ मत जाओ। बहुत दिन बाद एक अच्छा कोच आया है जो कुछ चीजें जो नेसेसिटी है, जो रूथलेसनेस एक कोच को दिखाना चाहिए होता है, वो चीज एरिक टेन हैग ने दिखाया है। जो प्लेयर पावर हम लोग के ड्रेसिंग रूम में था उस चीज को एरिक टेन हैग ने हटाया और अभी एक मैनेजर पावर एस्टेब्लिश हुआ है और उस चीज को वो लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग डिजर्व सम टाइम एंड एरिक टेन हैग डिजर्व्स आवर सपोर्ट, स्पेशली इन बैड टाइम्स एरिक टेन हैग को बैक करना चाहिए। तो ये चीज मैं सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को कहना चाहूंगा कि देखो, राइवल्स लोग तो ट्रोल करेंगे ही, आप अपने मैनेजर को अगर बैक नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग को टाइम दीजिए और एरिक टेन हैग को बैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन दिस मोमेंट। तो इसी के साथ जितने भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स थे रिगार्डिंग लास्ट मैच और उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड में जितने भी सारे इश्यूज चल रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं मोरलेस सबको ही कवर कर लिया। तो अभी बात करेंगे कि हम लोग का अगला वाला जो मैच है वो भी चैंपियंस लीग में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, उस पे हम लोग का क्या चांसेस है। अगर आप लॉजिकली एंड रियलिस्टिकली सोचे तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई चांस ही नहीं बनता अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, स्पेशली जब आपका 12 प्लेयर्स इंजर्ड होके बाहर बैठा हो। मेरे ख्याल से कोई भी हम लोग को थोड़ा बहुत मतलब 1 या 2% भी चांस नहीं देगा कि हाँ हम लोग इस मैच से कोई भी पॉइंट लेके आ सकते हैं या फिर एटलीस्ट एक ड्रॉ करके भी 1 पॉइंट ला सकते हैं। इसमें भी कोई हम लोग के फॉर्म में बेट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला मैच बहुत ही टफ मैच होने वाला है और स्पेशली जब बायर्न म्यूनिख अच्छा फॉर्म में भी है और उसके साथ साथ बायर्न म्यूनिख में अगर आप बायर्न म्यूनिख का टीम देखें तो उनके पास अभी हैरी केन भी है स्ट्राइकर पोजीशन में और हैरी केन छोड़ के भी उन लोगों के पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं एक एक पोजीशन में। उसके साथ साथ उन लोगों का होम ग्राउंड में मैच है, वो तो एक अलग ही एडवांटेज है हम लोग के साथ। और हम लोग के टीम में अभी बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है और उसके साथ साथ फॉर्म में भी नहीं है और एरिक टेन हैग के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है। तो इस मैच में जाते हुए भी मेरे ख्याल से वो प्रेशर दिखेगा हम लोग के परफॉर्मेंस में। और अगर ये मैच में हम लोग ज्यादा गोल कंसीड कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर 4-0 या 5-0 हेवी डिफीट हो जाता है तो एरिक टेन हैग के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और भी ज्यादा नेगेटिविटी अराउंड द क्लब होगा और मीडिया में और भी ज्यादा चर्चे होंगे, मीडिया के लोग चढ़ जाएंगे एरिक टेन हैग के ऊपर, जैसे होता है ब्रिटिश मीडिया को। आप लोग तो मालूम है ब्रिटिश मीडिया कैसा है। मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए एक बहुत ही मुश्किल घड़ी सामने आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ बायर्न म्यूनिख। अगर हम लोग इस मैच में थोड़ा भी पॉजिटिविटी दिखा पाए, अगर हम लोग इस मैच में हारे लेकिन अच्छा खेल के हारे, जैसे आर्सेनल के साथ खेले थे वैसा भी अगर हम लोग खेल जाए तो भी मेरे ख्याल से टीम के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो पॉजिटिव होगा ना इस मैच में। जैसे कि सब लोगों को मालूम है एवरी डॉग हैज हिज डे। अगर उस दिन हम लोगों का कुछ प्लेयर का दिन अच्छा चल जाता है, अगर हम लोग कुछ भी करके एक भी पॉइंट सिक्योर कर पाते हैं इस मैच में, तो वो हम लोगों के लिए स्पेशली इन दिस मोमेंट वो हम लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगा। दूसरे तरफ अगर आप बायर्न म्यूनिख को देखें तो बायर्न म्यूनिख का जो टीम है और बायर्न म्यूनिख का जो डिटर्मिनेशन है चैंपियंस लीग में कुछ कर दिखाने का, उस चीज को अगर आप कंसीडर करो, अगर आप बायर्न म्यूनिख के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो लोग देखेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इतने सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो लोग हम लोगों को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल में आप किसी भी ओपोनेंट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो आपको वो परफॉर्मेंस पिच पे जाके देना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो लोग वो चीज करेंगे ही। और हम लोग को अभी तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस मैच में से एक भी पॉइंट निकल पाएंगे। अगर मैच हारते भी है तो मैं प्रे करूंगा कि हम लोग बुरी तरीके से ना हारे और अगर हारे भी तो थोड़ा फाइट करके हारे। अगर मैच में कुछ उल्टा सीधा वैसा हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कितना सारा नेगेटिविटी होगा और अपना ही खुद का ही फैन बेस कितना ज्यादा एरिक टेन हैग के ऊपर चढ़ेगा, ये सारा तो रब ही जाने। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में। बायर्न म्यूनिख मैच के बाद ऑब्वियसली मैच रिएक्शन लेके मैं वापस से आप लोगों के सामने आऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जिनको फुटबॉल पसंद है। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।